इंडिया रेंटल्स बाकियों से कैसे बेहतर है? प्राइस इज़ व्हाट यू पे, वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। नया बिजनेसमैन शुरू करना चाहता है काम कोई, तो किससे स्टार्ट करें, सर्विस बेस्ड या प्रोडक्ट बेस्ड? तो अगर आपको वैल्यू ज़्यादा मिल रही है तो हम्म। आप हमेशा बिजनेस दोबारा करना चाहेंगे। तो क्या शार्क टैंक से जो इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स बढ़ रहे हैं, क्या ये नेगेटिव चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है? उस पॉइंट तक आने के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत बड़े फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये रहता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप एक माइंडसेट है, आप किस तरह से अपनी लाइफ को चलाते हैं। राइट। और अगर आप ज़्यादा कर रहे हो तो आप ग्रो कर रहे हो, हाँ जी, हाँ जी। तो आप 1 साल में नहीं 5 साल में ग्रो कर जाओगे। अब उसे बिजनेस के 8 पहलुओं पे ध्यान दें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रियलिटी टॉक्स। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाऊंगा जो एक टीचर टर्न्ड इनटू अ साइबर कैफे ओनर टर्न्ड इनटू वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी रेंटिंग कंपनी ऑफ इंडिया। वी हैव टुडे विद अस मिस्टर सनी भाटिया जी, द फाउंडर ऑफ इंडिया रेंटल्स। हेलो। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। ओके, स्टार्ट करेंगे। आई वांट टू नो कि आपने इंडिया रेंटल्स शुरू कैसे किया और कैसे सारा प्रोसेस हुआ ये। देखिए, इंडिया रेंटल्स तो काफ़ी लेट आया है। हम्म। ये जर्नी शुरू हुई थी 2000 से, सन 2000 से। ओके। तब मैं साइबर कैफ़े चलाता था, और साइबर कैफ़े के रेट्स काफ़ी कॉम्पिटिटिव होते जा रहे थे। पहले 100 रुपये घंटा होता था, और बाद में करते करते वो 10-20 रुपये पर आवर पे पहुंच गया था। अच्छा। तो एक दिन एक लड़का आया, उसने कहा कि जी मेरा प्रोजेक्ट है, आप मुझे कोई पीसी दे सकते हैं कि जो 5-6 महीने के लिए मेरे को प्रोजेक्ट करना है, तो हम्म। अगर मुझे किराए पे मिल जाए तो मेरा काम बढ़िया हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हमने साइबर कैफ़े में से एक पीसी उठा के उसको दे दिया, हम्म। और एक हफ्ते में वो एक कॉलेज था, वो सारे पीसी 8-10 जो मेरे पास थे हम्म। वो रेंट पे चले गए, अच्छा। और वहीं से मेरी रेंटिंग की जर्नी शुरू हुई। हम्म। हमें लगा कि ये एक अ, लोगों को शॉर्ट टर्म सोल्यूशन मिल सकता है कि रेंट पे चीज़ें चाहिए होती हैं, तो हम्म। वहाँ से हमने रेंटिंग का बिज़नेस शुरू किया। ठीक है। दैट वाज द स्टार्ट। दैट वाज स्टार्ट। और इंडिया रेंटल्स की फॉर्म हमने कोविड के बाद की, क्योंकि हम्म। वहाँ पे इंडिविजुअल्स को काफ़ी रिक्वायरमेंट रही रेंटल पे लेने की। ओके। और इंडिविजुअल्स के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई सिस्टम कि वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकें। हम्म। तो हमने इसलिए इंडिया रेंटल लॉन्च की, ताकि B2C कस्टमर जो है, जो कस्टमर डायरेक्ट लेना चाहते हैं, हाँ वो जी, हाँ जी। डायरेक्ट साइट पे ऑर्डर करके उसको एक प्रोसेस्ड वे में ले सकें। ले सके। जी। ओके। आपने एक बहुत ही स्मॉल स्केल से शुरू किया, 8 पीसी से शुरू किया और आज बहुत बड़े लेवल पे हैं, तो ये लेवल अचीव कैसे हुआ? ये तो आप कहिए स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला हिसाब है, या आप कहो कि इट टेक्स 10 years टू बिकम ए ओवरनाइट सक्सेस। हाँ। तो हाँ जी। टाइम का खेल है सारा। हम्म। धीरे धीरे हम बढ़ते रहे, और कॉर्पोरेट कस्टमर अपने ऐड करते रहे, लोगों का ट्रस्ट लेते रहे। हाँ जी। आज हमारे पास ऐसी कंपनीज हैं जो 15-20 साल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ओके। तो इसीलिए वो ग्रोथ का कारण है, क्योंकि जब ट्रस्ट हो जाता है, लोगों हम्म। को आप पे विश्वास होता है कि आप डिलीवर करेंगे, हाँ जी। तो अपने आप बिजनेस ग्रो कर जाता है। आपकी पहली कंपनी कौन सी थी, बिग कंपनी? अ, देखिए, पहला काम अभी तो वो वोडा आइडिया है, लेकिन पहला ऑर्डर हमें हच से मिला था। वोडा ओके। आइडिया इससे पहले हचिसन SR होती थी। ठीक है। तो जब वो पंजाब में आई तो मोहाली में इनका ऑफिस था, वहाँ पे मुझे बुलाया गया। तो उनके जो मैनेजर थे, उन्होंने मुझे बुलाया और अपना कार्ड दिया, बोला कि आप मुझे 10 पीसी दे दीजिए, हम्म। और ये आपका PO है, और यही आपका सब कुछ है, ये कार्ड ही। अच्छा। और अगले महीने में हमने उन्हें पूरे पंजाब में अराउंड 150 से 200 कंप्यूटर किराए पे अच्छा। दिए, और पूरे पंजाब पे हमने उनको सर्विसेज दी और हम्म। हैंडल किया। इस बिज़नेस में जब आपने इनिशियली स्टार्ट किया, तो आपको क्या-क्या चैलेंजेस आए, क्या कुछ फेस करना पड़ा? क्योंकि स्टार्टिंग में हर बिज़नेस में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं। देखिए, इसमें रेंटिंग में सबसे बड़ा चैलेंज, पहला चैलेंज तो ये है कि लोगों को पता नहीं है कि सामान रेंट पे भी मिलता है। तो हाँ, अवेयरनेस। इस बिज़नेस को अवेयर करना सबसे बड़ा एक काम है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो चैलेंज है। हुँ। हालांकि वो कोरोना के बाद काफ़ी कम हो गया है, लेकिन कोरोना से पहले मैं काफ़ी बार लोगों को बताता नहीं था कि हम रेंटिंग का बिज़नेस करते हैं, अच्छा। क्योंकि लोग कहते थे ये कोई रेंट पे लेता है। तो हाँ।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया में आईटी रेंटिंग बिजनेस 20,000 करोड़ की वाह। बिजनेस है पूरे इंडिया वाह। में साल का। हम्म। ये इतना बड़ा बिजनेस है, राइट। लेकिन क्योंकि ये ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है तो लोग इसको जानते नहीं है। तो पहला चैलेंज था कि लोगों को अवेयर कराना, हम्म। और इसमें दूसरा चैलेंज रहता है कि आपने किसको सामान देना है ये आइडेंटिफाई करना। ट्रस्ट क्योंकि बिल्ड आपने बिल्ड होना। आपने 1,000 रुपया रेंट लेके आपने 20 या 25,000 रुपये की चीज़ उसको देनी है, तो आप राइट। उसको दे भी सकते हैं या नहीं, ये आइडेंटिफाई करना सेकंड चैलेंज है। सेकंड चैलेंज है। पहले 5 सालों में हमने काफ़ी नुकसान किया क्योंकि हम देख नहीं आइडेंटिफाई करने के प्रोसेस हमारे पास अच्छे नहीं थे। अभी भी करते हैं लेकिन अभी उतना नहीं है, लेकिन पहले हम काफ़ी नुकसान किया। तो ये राइट। सबसे बड़े चैलेंजेस रहे हाँ जी। बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में। पहला कि लोगों को अवेयर करना, वैसे आज भी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है मैं कहूँगा। हम्म। और दूसरा कि हमने किसको देना है, किसको अपना प्रोडक्ट हम दे सकते हैं। हाँ जी। रिक्वायरमेंट तो है लोगों की, लेकिन हम दे सकते हैं कि नहीं, उसको आइडेंटिफाई करना सबसे बड़ा चैलेंज है। वो चैलेंज है। इंडिया रेंटल्स के प्रोसेस में क्या कुछ की स्टेप्स जो आपने उठाए, क्या कुछ कदम आपने उठाए जो बहुत इंपॉर्टेंट थे इसको यहाँ तक लाने के लिए? देखिए, इंडिया रेंटल्स क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, उससे पहले हम भी एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह काम करते थे कि फ़ोन सुना हम्म। और खुद ही सारे चीज़ों में इन्वॉल्व रहे, ऑपरेशंस में भी, हम्म। मार्केटिंग में भी, सेल्स में भी। हाँ जी। लेकिन इंडिया रेंटल्स एस्टेब्लिश करने के बाद काफ़ी प्रोसेसेस बिल्ड किए गए। हमने अपने कंपनी में काफ़ी प्रोसेस बिल्ड किए, और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, सीआरएम का यूज़ करके हमने उसको ऑटोमेट किया, जिससे कि वॉल्यूम क्रिएट करना और स्केल अप करना आसान हो गया। आसान हो गया। तो आज हमारे ऑफिस जैसे 3 जगह हैं, चंडीगढ़ में, दिल्ली में और बेंगलोर में। और अभी हम आगे 3-4 शहरों में और स्केल अप करना चाहते हैं। हाँ तो जी। बिना टेक्नोलॉजी और बिना सिस्टम्स के आप स्केल अप नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। तो ये एक चीज़ की जो हमने इंडिया रेंटल्स में है। एक और चीज़ आपसे पूछना चाहता था। आप पहले एक टीचर थे, टीचर से साइबर साइबर कैफ़े चलाया आपने और उसके बाद एक इतने बड़े बिज़नेस में आए। तो ये शिफ्ट कैसे हुआ? एक टीचर से एक एंटरप्रेन्योर की तरफ कैसे आए? देखिए, टीचिंग, मैं टीचर ऐसे टीचिंग नहीं था, मेरा इंस्टीट्यूट होता था, तो वो भी हाँ एक जी। एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी ही हाँ। थी। हाँ जी। तो टीचर से उसके बाद एक्चुअली मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण मुझे टीचिंग थोड़ी देर के लिए छोड़नी पड़ी, और ओके। उसके बाद मैं टीचिंग में नहीं गया। हाँ, 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 हाँ। और फिर साइबर कैफ़े के बाद रेंटिंग का मैं आपको बता रेंटिंग। चुका हूँ, हाँ जी, और हाँ जी। करते-करते, लेकिन जो मैंने नहीं छोड़ा, वो लर्निंग नहीं छोड़ी अपनी। राइट। मैं आज भी कोई ना कोई कोर्स कर रहा हूँ, किसी ना किसी का कोर्स करता रहता हूँ, बुक्स पढ़ता रहता हूँ। तो लर्निंग कभी नहीं छोड़ी, हाँ जिससे जी। कि मेरे को यहाँ तक लाया है। ओके। आपने अभी बुक्स की बात की, तो हमारे ऑडियंस के लिए या जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए कोई बुक्स रिकमेंड करना चाहेंगे आप, जो उन्हें पढ़नी चाहिए? देखिए, अगर आप स्मॉल बिजनेस रन कर रहे हैं, हुँ। तो एक बुक है ई मिथ रिविजिटेड। ओके। माइकल गेबर की बुक है ये। हुँ। अगर आपने स्मॉल बिजनेस को मैनेज करना सीखना है, तो इससे अच्छी बुक मैंने नहीं पढ़ी है। इसमें आपको पूरा बताया गया है कि आप किस तरह से बिजनेस को लेते हैं, एक टेक्निकल बंदा किस तरह से बिजनेस को लेता है और किस तरह से बिजनेस को रन करना चाहिए। राइट। मैं एक छोटी एग्जांपल लेता हूँ। हाँ जी। सपोज एक टेक्निकल बंदा है जो काम कर रहा है, वो देखता है कि मैं अपने बिजनेस में, जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, इसमें सारा काम तो मैं कर रहा हूँ, हुँ। मेरा बॉस क्या कर रहा है, मैं प्रोजेक्ट पे तो मैं हैंडल कर रहा हूँ, हाँ, 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 हाँ। तो क्यों ना मैं अपना काम कर लूँ। हाँ, और ये सबका थॉट रहता है, और वो वहाँ से रिजाइन दे के अपना अपना काम काम कर करना लेते शुरू हैं। कर हाँ देते जी। हैं। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि अभी तक तो वो सिर्फ टेक्निकल साइड ऑफ बिजनेस देख रहा था, हुँ। अब उसे बिजनेस के 8 पहलुओं पे ध्यान देना है। अच्छा, 8 पहलू हो गए। पहला है मार्केटिंग, ठीक है। सेल्स, हाँ जी। ऑपरेशंस, हुँ। फाइनेंस, उसके बाद एचआर, हुँ। कंप्लायंसेस, हुँ। लीगल। हाँ। तो उसे इतनी चीज़ें, या अगर उसने एक मैन पावर रख लिया तो एचआर भी, हाँ, 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 तो हाँ। इतनी चीज़ें अगर उसको नहीं पता है, हुँ। तो वो क्या करेगा, और ना ही वो सीखने की जहमत करता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये एक अच्छी बुक है, अगर आपने स्मॉल बिजनेस के बारे में पढ़ना है तो हाँ बहुत जी। अच्छी बुक है। हुँ। मैंने इसको 2-3 बार पढ़ा ओके। है। तो आपको क्या लगता है कि एंटरप्रेन्योर में ऐसी क्या खूबी होनी चाहिए जिससे वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है? देखिए, एंटरप्रेन्योर्स में सबसे पहले तो सेल्स के स्किल्स होने चाहिए।
क्योंकि अच्छा। अगर सेल्स के स्किल्स अगर मैं कहूँ तो उसे सब जगह सेल करना है। हुँ। अगर वो कोई मैन पावर रिक्रूट कर रहा है तो हाँ उसको जी। अपने आप को सेल करना है कि मैं कैसा हूँ या मैं क्या काम करता हूँ कि आप मेरे साथ काम करो। हुँ। अगर वो अपने क्लाइंट को सेल कर रहा है तो उसे ये देखना है कि मैं अब क्लाइंट को क्या सर्विसेज देता हूँ, तो वो भी वहाँ सेल कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर वो अपने फाइनेंसर को कर रहा है तो उसे भी उसे सेल करना है कि वो मुझ पे क्यों पैसा लगाए, हुँ। कि मैं क्या सर्विसेज देता हूँ, किस तरह करता हूँ। तो सेलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर। जो एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए। ओके। और दूसरा है फाइनेंस, हुँ। क्योंकि अगर आपको पैसे के समझ नहीं है, हाँ जी। आप जितना मर्जी बड़ा और अच्छा स्केल अप बिजनेस कर लो, हुँ। अगर आप पैसे का आने का जाने का और प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं समझ पा रहे हैं तो हाँ आप जी। बिजनेस को रन करने में काफ़ी चैलेंजिंग आएंगे। ओके। तीसरा है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। हुँ। आप हमेशा बिजनेसमैन को लॉन्ग टर्म थिंकिंग सोच के चलना चाहिए, आज का नहीं। 5 साल बाद बिजनेस कहाँ लेके जाना चाहता है, हुँ। उसके हिसाब से अगर वो काम करेगा तो एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल रहता है। जो सक्सेसफुल हो ये 3 चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी हैं जो एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। होनी चाहिए। ठीक है। हम बात कर लें फाइनेंसिस की पहले। जब एक नया स्टार्टअप खुलता है तो उसे कुछ फंडिंग की ज़रूरत होती है, कुछ पैसों की ज़रूरत होती है और कई फाउंडर्स के पास उतनी फंडिंग नहीं होती खुद के पास पर्सनली। तो उसे वो कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? फंडिंग कहाँ से मिल सकती है उन्हें? देखिए, फंडिंग के हमारे टाइम पे तो बहुत कम एवेन्यूज़ होते थे, लेकिन अब तो काफ़ी जगह से आप फंडिंग ले सकते हैं। बट हुँ। मैं ये मानता हूँ कि फंडिंग आप इनिशियल लेवल पे फंडिंग ना लीजिए। ठीक है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, बट इसका कारण मेरे हिसाब से ये है कि जब आप बिज़नेस को आइडिया को बिल्ड कर रहे होते हैं, तो हुँ। पहले आप उसका एमवीपी बना लीजिए, जिसका मतलब है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, कि वो प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड क्या है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसको हुँ। एंड पॉइंट तक कैसे लेके जाना है। हाँ जी। एक बार आप वो बिल्ड कर लेते हैं और हुँ। आपको लगता है कि उससे पैसा बनाया जा सकता है, फिर आप फंडिंग के एवेन्यूज़ दे सकते हैं। ओके। और उस पॉइंट तक आने के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत बड़े फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। हुँ। फंडिंग आपको तब चाहिए होती है जब आपने अपने बिज़नेस को बहुत एक बड़े लेवल पे स्केल करना है, हुँ। आपने 10x जाना है, 20x जाना है, हाँ जी, तब आप फंडिंग के बारे में सोच सकते हैं। सोच सकते हैं। और दूसरा, अगर आपका बिज़नेस प्रॉफिटेबल है, हुँ। तो आप फंडिंग डेट के रूप में लेंगे, ना कि इक्विटी के रूप में। राइट। तो अगर आपका बिज़नेस पैसा बना रहा है, तो आप अपनी इक्विटी दे के अपना कंट्रोल छोड़ने का कोई मतलब नहीं नहीं होना बनता। चाहिए। हुँ, तो हुँ, ये हुँ। एक सजेशन है कि अगर आप प्रॉफिटेबल हैं और बिज़नेस को स्केल करना चाहते हैं, हाँ जी। तो आप डेट फंडिंग उठाइए, आप इक्विटी अपनी मत दीजिए। ओके। फंडिंग से मुझे एक शो का नाम आया था शार्क टैंक, जो अभी इंडिया में बहुत चल रहा है और उसमें हम देखते हैं कि यही आपने बात की डेब्ट फंडिंग, इक्विटी फंडिंग। तो क्या शार्क टैंक से जो इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स बढ़ रहे हैं, क्या ये नेगेटिव चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है? देखिए, नेगेटिव तो नहीं है, एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, उन्हें पैसा मिल रहा है, कुछ स्केल अप भी कर रहे हैं, बट हुँ। मोर ऑफ ए मार्केटिंग है वो, मैं जो उसे मानता हूँ हाँ, राइट। कि रियल लाइफ चैलेंजेस वहाँ पे नहीं आते हैं। हुँ। और लेकिन हाँ, आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है हाँ जी। कंपनीज को, जो वहाँ अपने आप को शोकेस करती हैं, तो उनका बिजनेस वैसे ही ग्रो कर जाता है। मार्केटिंग से ग्रो कर जाता है। तो मैं उसे ज़्यादा मार्केटिंग के हाँ लिए जी, हाँ मानता जी। हूँ, हुँ। रादर दैन कि उसको एक इन एंटरप्रेन्योर जर्नी के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। डेफिनेटली वहाँ कुछ आइडियाज़ अच्छे होते हैं और काफ़ी लोग आते हैं जिनके आइडियाज़ काफ़ी अच्छे होते हैं, बट ये इसको मोर ऑफ ए मार्केटिंग है। मार्केटिंग है। ओके। हम वापस आते हैं कॉलेज के बच्चों पर, जिनके पास आइडियाज़ हैं, जिनके पास एक इच्छा है हम्म। एक बिज़नेस स्टार्ट करने की, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपना बिज़नेस, अपना स्टार्टअप? देखिए, सबसे पहले अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आज की डेट में तो एवेन्यूज़ काफ़ी हो गए हैं। हुँ। पहला काम ये है कि आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, ओके। वो आप आइडेंटिफ़ाई कीजिए सबसे पहले। कि आप कोई प्रॉब्लम है, आप उसको लगता है कि आप सॉल्व करना कर सकते हैं, या ये प्रॉब्लम सॉल्व ऑटोमेशन से या किसी भी बेहतर तरीके से की जा सकती है, तो आप हुँ। वो देखिए। पहला एक वो आइडिया रहता है। दूसरा इसमें रहता है, एज़ ए स्टूडेंट अगर आप उस आइडिया को एक एमवीपी तक लेके जा सकें, हाँ तो जी। दैट इज़ अ बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। हुँ। और दोबारा फंडिंग की बात आती है, तो मैं ये मानता हूँ कि फंडिंग आपको उतना तक
अपने बिजनेस को ला जाने के लिए ज़्यादा फंडिंग नहीं चाहिए होती है, आप बूटस्ट्रैप करके हाँ अपना जी, काम चला सकते हैं। चला सकते हैं। आपने बताया था कि एक बिज़नेस के 8 पिलर्स होते हैं, तो सबसे पहले किस पर फ़ोकस करना चाहिए एक एक एंटरप्रेन्योर को, जब स्टार्ट कर रहा है वो अपनी चीज़? देखिए, 8 पिलर्स को मैनेज करना इनिशियल में चैलेंज रहता है, हाँ जी। और हो सकता है कि उसमें से 8 में से 7 पिलर्स आप खुद ही हैंडल कर रहे हो, बट आपको पता होना चाहिए कि ये 8 पिलर्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके। तो मेरा सजेशन ये रहता है कि आप जब अपना बिजनेस को बना रहे हैं, तो आप कहिए कि इसमें मेरे को एक मैनेजर चाहिए, मेरे को एक सेल्स का बंदा चाहिए, हुँ। मेरे को एक अकाउंटेंट चाहिए, हाँ, हाँ। और उसके आगे नाम लिख लीजिए कि कौन है, हुँ, वो काम कौन कर रहा है। आज शायद 7 काम 8 में से आप ही कर रहे हो। राइट। फिर आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा ऐसा काम है जो आप किसी और को दे सकते हैं। तो हुँ। लेट अस से आपको लगता है कि ये सेल्स वाला काम मैं पहले किसी और को दे सकता हूँ, हुँ, 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 तो हुँ। आप वो सेल्स वाले के लिए एक रिक्रूटमेंट कीजिए और वहाँ पे एक बंदा रख लीजिए जहाँ पे उसका नाम आ जाए। ओके। इसका फ़ायदा ये रहता है कि आपको ये पता रहता है कि सेल्स में क्या काम हो रहे हैं, और जो हुँ। आप आदमी रखना चाहते हैं या एक रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, हुँ, वो हुँ, क्या काम करेगा। हुँ। क्योंकि छोटे बिजनेस में बहुत बार हमें यही नहीं पता होता कि हम एक आदमी रख लेते हैं, वो अकाउंट्स भी देख रहा है, वो सेल्स भी देख रहा है, हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ जी। 4 रोल कर रहा होता है, और वो परेशान होता है, कहता है मेरे पास कुछ, भाग जाता है, हुँ, 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 हुँ। और ना ही उसे ग्रोथ मिलती है। तो सही बात है। तो अगर आप इस तरह से आइडेंटिफाई करके चलते हैं, या आप 2 सेल्स के साथ आप कुछ और भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बट इन 8 पिलर्स में से आप आइडेंटिफाई कीजिए हुँ, हुँ, कि हुँ, हुँ। क्या-क्या काम हो रहे हैं, हुँ। कौन कर रहा है, चाहे आप ही कर रहे हो, हाँ और जी, उसके बाद आप किस काम को डेलीगेट करना चाहते हैं पहले। उस ठीक है। हिसाब से आप अपनी मैन पावर बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं। मैं एक और छोटा सवाल पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे बिज़नेस के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड। तो अगर एक नया एंटरप्रेन्योर या एक नया बिज़नेसमैन शुरू करना चाहता है काम कोई, तो वो किससे स्टार्ट करे, सर्विस बेस्ड या प्रोडक्ट बेस्ड से? देखिए, वो तो एक इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है कि आप हुँ, सर्विस या प्रोडक्ट कुछ पे भी जा सकते हैं। हुँ, लेकिन सर्विस बेस्ड बिजनेस में आपको स्केल अप करना थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। हुँ। प्रोडक्ट बेस्ड आप आराम से स्केल अप कर सकते हो, हाँ जी। लेकिन प्रॉफिट ऑफ मार्जिन आपको सर्विस बेस्ड बिजनेस में ज़्यादा मिलता है। हुँ, 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 तो हुँ। ये एक फ़र्क रहता है। बिजनेस दोनों अच्छे हैं, जो स्केल अप हो गया वो दोनों अच्छे चलेंगे। वो अच्छा चलेगा। तो पॉइंट ये नहीं है कि सर्विस है या प्रोडक्ट है, हाँ, हाँ। आपने जिसको अच्छा मैनेज कर लिया और स्केल अप कर दिया, वो बिजनेस अच्छा चल जाएगा। वही। एक मैंने सुना था कि नेटवर्किंग और रेफरेंसिंग बहुत बड़े की पॉइंट्स हैं एक बिज़नेस के। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या रोल प्ले करते हैं? देखिए, बिजनेस में रेफरेंस कुछ सालों बाद आपको 30-40% बिजनेस रेफरेंस से आता है। अच्छा। आता है या आना चाहिए, मैं कह सकता हूँ। हुँ, 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 हुँ। उसमें ये रहता है, उसका फ़ायदा ये रहता है कि अगर आप कस्टमर को वैल्यू ज़्यादा दे रहे हैं जितना आप चार्ज कर रहे हैं, हाँ जी। तो हमेशा कस्टमर आपके पास दोबारा रिपीट आएगा और आपको रेफरेंसेस भी देगा। हुँ। तो अगर आप इस तरह से अपने बिजनेस को करते हैं कि वैल्यू ज़्यादा दें और पैसा कम चार्ज करें, हुँ, हुँ, हुँ। तो आपका बिजनेस स्केल अप और रेफरेंसेस ज़्यादा आएंगे। ज़्यादा आएँगे। जी। ओके। हम बात करेंगे अबाउट टेक्नोलॉजी की, कि आपके टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो एक बिज़नेस में या बिज़नेस की मेकिंग में टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले करती है? देखिए, टेक्नोलॉजी आपके काम को आसान कर देती है, हुँ, आपकी चीज़ों को मैनेज करना आसान बना देती है। हमें स्केल अप करने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी रहती है। अगर आपने बिज़नेस को स्केल करना है, तो एक पॉइंट के बाद हुँ, आपको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ता है। ठीक है। और अपने इतने सालों के करियर में, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर में भी रहा हूँ, हुँ, हुँ, हुँ। मैंने काफ़ी ऐसी कंपनीज़ देखी हैं जिन्होंने बहुत अर्ली अडॉप्शन करके टेक्नोलॉजी में काफ़ी स्केल अप कर पाए हैं। राइट, तो अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ इम्पोर्टेंट। इज़ इम्पोर्टेंट। ओके। हमने बात की थी रिक्रूटमेंट की, कि कैसे एक इंसान देख सकता है कि क्या रिक्रूट करना है, कौन रिक्रूट करना है। तो रिक्रूटमेंट के पीछे सबसे मेजर चीज़ क्या होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कि हम एक इंसान को रिक्रूट करें अपनी कंपनी के लिए, तो उसमें क्या देखें, क्या उसको परखें कि हमारे लिए सही है कि नहीं है? देखिए, इसके सबसे पहले तो आपके पैरामीटर होने चाहिए, जिसको जॉब डिस्क्रिप्शन कहा जाता है, कि हुँ, आपका बंदा काम क्या करेगा। हुँ, 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 हुँ। कि अगर वो आपके पास 8 घंटे आ रहा है, तो वो क्या काम करेगा, ओके, क्या-क्या एक्टिविटीज़ करेगा, या राइट। उसको आप डिफ़ाइन कर लें, प्रॉपर्ली हुँ, लिख हुँ, लें। हुँ, और फिर उन एक्टिविटीज़ को देखने के लिए हुँ। एक पैरामीटर क्या है, जिसको हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कहते हैं, केपीआईज़। ओके,
कि आप कैसे जानेंगे कि उसने ये काम किया। मैं एग्जांपल लेता हूँ हाँ जी। कि सेल्स में काफ़ी लोग टारगेट रखते हैं, भी भैया आपने 2 लाख का बिजनेस करना है, 3 लाख का बिजनेस करना है। मैं कभी भी अपने सेल्स वाले रिसोर्स को ये नहीं करता कि आपने 3 लाख का बिजनेस करता है। हुँ, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आपने रोज 100 कॉल्स करनी है। ठीक है। मुझे मालूम है अगर वो 100 कॉल्स करेगा उसमें से 10 कन्वर्जन लाएगा और 10 कन्वर्जन से बिजनेस आ जाएगा। हुँ, तो राइट। रादर देन कि उसको मैं बोलूँ कि टारगेट है जिससे उससे प्रेशर रहे, हुँ, आपको ये पता है कि आप उसे एक्टिविटी करा रहे हैं, भैया आपने 100 कॉल्स करनी है। अब हुँ, अगर आपको पता है कि वो 100 कॉल्स कर रहा है तो आपकी आउटपुट अपने आप आ जाएगी। अपने आप आ तो जाएगी। आप एक बैक रिवर्स इंजीनियरिंग से काम करेंगे कि आपको कितना चाहिए और हुँ, आपने क्या एक्टिविटी करानी है और उसके लिए आपको क्या करना है। अब 100 कॉल्स को मॉनिटर करना आपके लिए आसान है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 2 लाख का बिजनेस नहीं लाएगा, आप सुबह उसे प्रेशर दे दोगे भी भैया 2 लाख का बिजनेस नहीं आया, 2 दिन में लाना है, तो वो प्रेशर में रहेगा। प्रेशर में लेकिन रहेगा। अगर उसे पता है उसे सिर्फ 100 कॉल्स करनी है हुँ। तो वो रिलैक्स रहेगा और अपने आप काम कर देगा। काम करेगा। अब बात करते हैं ट्रस्ट की, जो मेरे हिसाब से बिज़नेस में सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है, ट्रस्ट। तो आपका जो बिज़नेस रेंटल्स का, उसमें जो आप हैं, उन्हें कस्टमर को ट्रस्ट करना पड़ता है। लेकिन और बिज़नेसेस होते हैं जिसमें एक कस्टमर को एक बिज़नेस पे ट्रस्ट करना पड़ता है। तो ये ट्रस्ट बिल्डिंग कैसी होती है ना बिज़नेस? देखिए, ट्रस्ट बिल्डिंग तो दोनों साइड से ही रहती है। मैं ये हुँ। नहीं कहूँगा सिर्फ हमें हाँ, कस्टमर को हम पे ट्रस्ट करना पड़ता है हाँ जी, और हमें कस्टमर पे ट्रस्ट करना पड़ता राइट। है। लेकिन मैं समझता हूँ इंडिया में सबसे ज़्यादा कमी ही ट्रस्ट की है। हुँ। लोग कहते कुछ है और डिलीवर कुछ करते हैं। ओके। और मेरे लिए जो मैन पावर है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारी मैन पावर एवरेज जो है वो 14 से 15 ईयर से हमारे साथ है, उससे ज़्यादा भी है। हुँ। लेकिन एवरेज जो एज है ऑफ आवर टीम मेंबर वो 14-15 साल है। हुँ। और उन टीम मेंबर्स में कुछ अच्छे काम करने वाले हैं, कुछ मीडियम काम करने वाले हैं, कुछ हुँ, स्लो काम करने वाले हैं। ओके, लेकिन सब में एक खासियत है कि वो सब ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट है। तो ट्रस्ट है मेरा उन पे। तो वो हुँ। ट्रस्ट, पहले तो आपको अपनी टीम से भी ट्रस्ट होना चाहिए एंड सेकंड लेवल पे जो हमारे क्लाइंट्स हैं हाँ वो जी। 10-20 साल भी पुराने हैं। तो हुँ, इसी तरह से क्योंकि उन्हें हम पे ट्रस्ट है। हम पे ट्रस्ट। सो ट्रस्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका कस्टमर आप पे ट्रस्ट करता है कि मैंने आपको काम दे दिया है हाँ जी। और ये काम डिलीवर होगा ही होगा, हुँ। तो आपका बिजनेस अपने आप बढ़ जाएगा। मैं इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ ज़रूर। कि हमारा एक कस्टमर था बॉम्बे में हुँ, और वो 2 साल से हमसे बिजनेस करता था। कुछ एग्ज़ाम स्टूडेंट के, हम डॉक्टर्स के एग्ज़ाम कंडक्ट करते थे और उनका एक रिपोर्ट तैयार करनी होती थी, तो इतना काम रहता था। हुँ, तो 12 से 15 लैपटॉप तकरीबन एक इवेंट में इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है। अब 2 साल बाद हर इवेंट से पहले एक रेकी होती थी ट्रायल की, वहाँ ना क्योंकि नेटवर्क देखते थे भी, हाँ जी, क्योंकि जीएसएम से नेटवर्क चलता था या 3G 4G इस्तेमाल होता था, तो ओके। नेटवर्क की टेस्टिंग भी होती थी। हुँ, तो एक दिन मेरा लड़का मुझे आके कहता है, सर वहाँ पे रेकी के लिए कोई और लड़का आया हुआ था। तो मैंने कहा ठीक है, कोई और मिल गया होगा उन्हें वेंडर जो हमसे हुँ, बेटर कर रहा होगा, तो ठीक है, इट्स ओके। हुँ, फिर भी मैं उससे फीडबैक लूँगा, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। लेकिन जिस दिन इवेंट था उससे 2 घंटे पहले मुझे कॉल आती है कि सर आप ये इवेंट कर सकते हैं। तो मैंने कहा ये तो देखिए किसी और ने की थी, आपने मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हैं? कहते वो आदमी 2 साल से 2 दिन से फ़ोन नहीं उठा रहा है। अच्छा, तो अगर आप कर देंगे तो मेरी नौकरी बच जाएगी। तो हाँ, हमने उस इवेंट को करा दिया और आज 10 साल से वो हमारा क्लाइंट है। हालाँकि हुँ, हमने एक दूसरे को देखा नहीं है। देखा नहीं है। नहीं, हम एक दूसरे से कभी मिले नहीं हैं। अच्छा, और काम कर रहे हो 10 साल काम हम से। 10 सालों से कर रहे हैं। वाह! ये भी एक ट्रस्ट की बात होती है ये बिज़नेस ट्रस्ट में। होता है कि आपको बिल्ड करना होता है। वाह! बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सुनी आज मैंने। ओके, हम बात करते हैं सेटबैक्स की, फेलियर्स की। जब एक एंटरप्रेन्योर एक बिज़नेस चलाता है, एक कारोबार चलाता है, तो उसमें बहुत सारे सेटबैक्स आते हैं, फेलियर्स आते हैं। आपकी जर्नी में भी आए होंगे ऐसे फेलियर्स, तो आप उन्हें हैंडल कैसे करते थे? कोई एग्ज़ाम्पल, कोई कहानी बता के प्लीज़? देखिए, फेलियर्स तो पार्ट ऑफ लाइफ हैं। हुँ। अगर आपकी लाइफ सीधी चलेगी तो वो कहते हैं कि अगर सीधी चलने लग गई तो फिर तो बार ग्राफ ख़त्म ही हो जाता है। तो हाँ जी। ऊपर नहीं, उतार-चढ़ाव तो चलते रहते हैं। हुँ। सेटबैक्स आते रहे। देखिए, सामान काफ़ी बार हमारे लॉसेस हुए हैं क्योंकि हम ट्रस्ट किया, हमारा सामान नहीं मिला, तो ये लॉसेस हुए हैं, बट आप उससे सीखते हैं। हुँ, हमारा मोटो है स्ट्राइव फॉर बेटर। ओके। तो हम हमेशा
अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जी। सेटबैक्स आते हैं तो उस फेलियर से आप सीख क्या सकते हैं और नेक्स्ट टाइम उसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। हाँ जी। अभी रिसेंट की मैं एग्जांपल देता हूँ, हमने एक मैकबुक दिया था किसी को रेंट पे, और वो जब उसका 1 महीने बाद हमें रेंट नहीं आया तो हमें पता चला उसने 4 डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं हमें। ओके। जिस नाम के हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आए थे वो इंसान था ही नहीं, कोई और इंसान हमसे बात कर रहे वो मैकबुक ले गया था। थे। ओके। अब इस प्रोसेस को सेट करने के लिए हमने फिर एक वीडियो कॉल का फीचर अब इंट्रोड्यूस कर दिया कि आप वीडियो कॉल करेंगे और उस बंदे का फोटो क्लिक करेंगे ताकि उसकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश हो जाए। तो सेटबैक्स तो हमेशा रहते हैं, बात यह है कि आप सेटबैक्स को कैसे आगे लेके चलते हैं। हाँ मैं जी। तो ये मानता हूँ कि फेलियर इज लर्निंग, लेके आप उसको इम्प्रूव कर लें, तभी आपकी जीत है। ओके। बाकी जब कोई नया इंसान शुरू करता है इस बिज़नेस में, अलग-अलग बिज़नेसेस में, तो उससे कुछ ना कुछ गलती होती है। कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो एक इंसान कमिट करता है। ऐसी कोई कॉमन मिस्टेक आप बताना चाहें और उसे इम्प्रूव करने के पॉइंट्स बताना चाहें? देखिए, कॉमन मिस्टेक्स मैं आपको एग्जैक्ट क्या करते हैं, हर बंदा डिफरेंट टाइप की मिस्टेक्स करता हाँ, है। ये है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप जो गलतियाँ करते हैं उससे सीखें और उसको दोहराएं नहीं। हुँ। जो इम्पोर्टेंट है, गलती देखो किसी से भी होगी, कोई आदमी 100 काम करेगा उससे 2 गलतियाँ होंगी ही होंगी, हुँ। लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट वहाँ है कि आप उस गलती को दोहराएं ना। राइट। तो इसीलिए हमारा जो मोटो, मैं दोबारा आ रहा हूँ इस चीज़ पे, कि स्ट्राइव फॉर बेटर बेटर, इसलिए है कि हम बेस्ट नहीं बनना चाहते हैं, बेटर बनना चाहते क्योंकि हैं। बेस्ट एक, जब आप बेस्ट हो गए तो ख़त्म हो गया, उसके बाद हाँ तो जी, हाँ जी, आप हाँ जी। बेस्ट हो गए। लेकिन हाँ, बेटर के लिए स्कोप हमेशा रहता है कि आप आगे इम्प्रूव कर सकते इम्प्रूव हैं। कर सकते हैं। सो गलतियाँ जो भी हों कॉमन, क्योंकि गलती हर तरह से, किसी से फाइनेंस में हो जाती है, किसी की सेल्स में हो जाती है, किसी की मार्केटिंग में हो जाती है। हाँ जी। बात ये है कि आप उसको सीखें और हुँ। उसको दोहराएं नहीं। दोहराए नहीं। दैट इज़ द क्रक्स। राइट। आपको अब 25 साल हो गए हैं इस बिज़नेस में। लुकिंग बैक इन 25 सालों में आपसे कुछ ऐसा हुआ हो जो आप बदलना चाहते हैं या कुछ ऐसी इम्प्लीमेंटेशन आप करना चाहते हो इस जर्नी में कि अगर मैं इस पॉइंट पे ये करता तो आज शायद इससे बेहतर होता या आज शायद ये मुकाम से ऊपर होता? नहीं, देखिए, इसमें आप पीछे देख के अपनी, वही बात है कि आप फेलियर्स देखते हैं अपने। फेलियर्स देख के आप इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ जी। गलतियाँ तो होंगी, आज भी होंगी, आगे भी होंगी। राइट। लेकिन मेरा ये 25 साल देख के ये रहता है कि शायद लर्निंग जो है, हुँ। आप ग्रेजुएशन करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद हमें सिखाया ये जाता है कि हुँ। बस यहाँ तक कर लिया, अब आप मज़े करो। हाँ, 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 हाँ। लेकिन लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए। राइट। तो मैंने ये देखा कि जब मैंने बिज़नेस शुरू किया उसके 5-10 साल हम या तो बिज़नेस में इतना इन्वॉल्व रहे या कुछ इस तरह से हुँ। लर्निंग रुक गई थी। हुँ। तो लर्निंग को कभी रोकना नहीं चाहिए। स्केलिंग अप का और इस प्रोसेस में हम तभी आ पाए बिकॉज़ 10 साल बाद मैंने लर्निंग दोबारा शुरू की, सीखता रहा हाँ जी, हाँ और जी, हाँ जी। बिज़नेस के वो एस्पेक्ट जो मुझे नहीं आते थे उनको सीखा सीखा। और तभी ग्रो कर पाए। ओके। तो मेरा ये है कि अगर मैं पीछे देखूँ तो मैं ये देखता हूँ कि लर्निंग को कभी रोकना नहीं चाहिए था, जो रोक दिया था वो हाँ, एक हाँ। अच्छा डिसीजन नहीं था। ओके। इंडिया रेंटल्स की बात कर लें। इंडियन मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में ऐस बहुत सी रेंटल कंपनीज़ हैं। आप इंडिया रेंटल्स को उससे डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? क्योंकि एक बिज़नेस का जो यूएसपी होता है, वो डिफरेंशिएशन ही होता है कि बाकियों से अलग कैसे हैं, बाकियों से बेटर कैसे हैं। तो इंडिया रेंटल्स बाकियों से कैसे बेहतर है? देखिए, ऐसे एक तो बेटर को डिफ़ाइन करना, पहले तो बेटर को डिफ़ाइन कैसे आप बेटर हो सकते हैं। हुँ। तो मेरा एक सिंपल रूल रहता है कि आप जो भी चार्ज कर रहे हैं वैल्यू उससे ज़्यादा दें। ओके। तो अगर आप अपनी वैल्यू ज़्यादा देंगे, देखिए, प्राइस इज़ व्हाट यू पे, वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। राइट। तो अगर आपको वैल्यू ज़्यादा मिल रही है तो हुँ। आप हमेशा बिज़नेस दोबारा करना चाहेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि जिस भी कस्टमर से इंटरेक्ट किया जाए उसको हुँ। वैल्यू ज़्यादा दी जाए। ओके। अगर आप उस वैल्यू को ज़्यादा देते हैं, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हुँ। अभी चितकारा में की कुछ इन्फोसिस की ट्रेनिंग्स थी जहाँ पे हुँ। हमने मैकबुक्स दिए। ओके। अब वो स्टूडेंट काफ़ी हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि जी हमने घर जाना है, आप हमें 10 दिन एक्स्ट्रा दे दीजिए क्योंकि हमारी जो सेशन है वो 10 दिन बाद शुरू होना है। हुँ। तो अगर आप कुछ एक्स अमाउंट चार्ज कर रहे हैं 2 महीने के लिए तो आप हमें वो 10 दिन एक्स्ट्रा दे दीजिए। हाँ जी। तो मैंने कहा ठीक है, जेन्युइन है आपका कॉस्ट, तो आप ले जाइए, 10 दिन फालतू यूज़ कर लीजिएगा। अब हाँ। अगर आपने वो वैल्यू कस्टमर को दे दी तो वो हुँ। डेफिनेटली आपको रेफ़र भी करेगा और अगली बार खुद भी आएगा। खुद भी आएगा।
अगर बिल्कुल आप सही उसी बात को है। कहो नहीं मैंने इसको चार्ज करना है, मैंने ये हमारा सिस्टम है, तो आप एक जेन्युइननेस दे के अगर कस्टमर को वैल्यू ज़्यादा देते हैं, हाँ जी, तो वो हमेशा रिपीट बिज़नेस आपके लिए आता है। बिल्कुल सही बात है। मैं फिर से आना चाहूँगा कॉलेज के बच्चों पर। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक नौकरी बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड-पेरेंट्स एक सैलरीड हुँ। सिस्टम में रहते हैं, तो उनके लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी क शुरू करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनका एनवायरनमेंट ऐसे होता है। तो उनके लिए आपके लिए क्या एडवाइस है, आपकी तरफ से क्या एडवाइस है कि वो उसे शुरू कर पाएँ और एक अच्छे तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर पाएँ अपनी? देखिए मैं खुद एक जॉब, मेरे फादर वाज़ इन एलआईसी और मेरे मदर टीचर रहे हैं, तो हुँ, कोई भी हुँ। बिज़नेस फैमिली से नहीं है। ओके। और फिर भी मैं एंटरप्रेन्योर बना, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये रहता है क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप एक माइंडसेट है, आप किस हुँ, तरह हुँ। से अपनी लाइफ़ को चलाना चाहते हैं। राइट। और दूसरा है कि अगर आपको कोई मेंटर मिल जाए या आज की डेट में यूट्यूब पे इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हुँ, हुँ, हैं हुँ, हुँ। और बुक्स अवेलेबल हैं, आप उनको पढ़ के एंटरप्रेन्योरशिप एक डिफरेंट माइंड गेम है। जैसे एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, हाँ वो जी। स्टोरी ही ये है कि उस इंसान के दो फादर होते हैं, एक बिजनेसमैन होते हैं और एक जॉब वाले होते हुँ, हैं, हुँ, 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 हुँ। और उन दोनों में एटीट्यूड में क्या फ़र्क रहता है वो उसमें एक्सप्लेन किया गया है एक्सप्लेन किया इनिशियल गया। चैप्टर्स में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वही एक डिफरेंस ऑफ एटीट्यूड है और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही अगर बात है। आप, उसमें यही बताया गया है कि आपको पहले देना है, हुँ, 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 फिर हुँ, आपको मिलेगा। हुँ। तो एक स्टोरी में है, जब वो कहता है सीखने जाता है अपने फादर के पास, बिजनेसमैन फादर के साथ, तो हाँ जी, वो उसे बहुत कम पे करते हैं। ओके। और हाँ, उसके तब फादर कहते हैं कि जो जॉब वाले फादर होते हैं कहते हैं तो तेरे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हुँ। ये तो तेरे का नुकसान करेंगे, तू उससे ज़्यादा पैसे मांग। हाँ, 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 हाँ। तो वो अपने बिजनेसमैन फादर के पास जाता है, कहता है जी आप मेरे को एक्सप्लॉइट कर रहे हो और हुँ, मेरे को सिखा भी नहीं रहे। हुँ। तो उसका फादर, बिजनेसमैन फादर, उसको ये कहता है कि आप सीखना चाहते हो या पैसा चाहते हो? हाँ, राइट। तो वो कहता है कि नहीं मैं तो सीखना चाहता हूँ। तो वो हुँ। कहता है फिर आज से मैं पैसा नहीं दूंगा, सिर्फ सिखाऊंगा। सो बात ये है कि अगर आप, वही बात है कि अगर आप वैल्यू पहले देते हैं हाँ जी, हाँ और जी, हाँ जी, बाद हाँ जी। में, हमारी आदत जॉब में आदत नॉर्मली ये होती है कि आपको पैसा पहले चाहिए होता है और वैल्यू बाद में देना। वैल्यू मिले ना मिले वो एक बात की बात है, लेकिन बिल्कुल सही पैसा बात। फिक्स चाहिए होता हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में आप वैल्यू ज़्यादा देंगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा। मिलेगी। पहले आपको देना पड़ेगा ज़्यादा। हाँ जी, रिच डैड पुअर डैड से हमने भी एक सीरीज़ बनाई थी अपने चैनल पे, तो अगर आपको सीखना है तो यू कैन वॉच दैट सीरीज़। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स मेंटरशिप, हमने मेंटरशिप की बात की थी। क्या आपका अपनी जर्नी में कोई मेंटर था शुरू में? देखिए ऐसे कोई मेंटर नहीं था, बट मेरे मामा जी भी एक बिजनेस में थे, तो उनसे काफ़ी मेंटरशिप मिली। वो हुँ, हुँ, काफ़ी हुँ। मैच्योर्ड बिजनेसमैन हैं। ओके। तो एक एग्जांपल है कि एक बार हमारा काम जब ग्रो कर रहा था तो हमें काम आता था, लेकिन हम फाइनेंशियली उस काम को कर नहीं पाते थे। समझ गया। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमें 200 लैपटॉप का ऑर्डर आ गया, लेकिन हमारी फाइनेंशियल कैपेसिटी ऐसी नहीं थी हुँ, 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 हुँ। कि हम 200 का ऑर्डर कर पाएँ, लेकिन मार्केट में लोग कर कर रहे थे काम। हुँ, 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 हुँ। तो मैंने अपने मामा जी से डिस्कस किया, उनको पूछा भी भैया मामा जी क्या है कि हमें काम आता है लेकिन हम काम कर नहीं पाते तो फ्रस्ट्रेशन होती है। हाँ जी। तो उन्होंने कहा, बहुत बढ़िया बात कही जो मैं आज तक फॉलो करता हूँ, कहते नहीं ये देखने का सही नज़रिया नहीं है तुम्हारा। अच्छा। तुम ये देखो कि तुम जो पिछले साल काम कर रहे थे इस साल उससे ज़्यादा कर रहे हो कि कम कर रहे हो, हुँ। और अगर आप ज़्यादा कर रहे हो तो आप ग्रो कर रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। आप एक साल में नहीं 5 साल में ग्रो कर जाओगे। हुँ, 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 हुँ। उसका रीज़न ये है कि हर एक की फाइनेंशियल कैपेसिटी और काम करने का ढंग अलग होता है। अलग होता है। और आज हम देखते हैं कि हम हज़ारों लैपटॉप, हज़ारों डेस्कटॉप एक टाइम पे दे पाते हैं, तो हुँ, हुँ, हम हुँ। वो मतलब एक स्टेडी ग्रोथ होना ज़रूरी है। दूसरी बात जो मुझे याद है, जो मैंने आज तक उसको रखा हुआ है कि हाँ जी। मैंने कहा जी ये खर्चों को कैसे मैनेज करना होता है। हुँ, तो उन्होंने बात कही कि लाइफ में जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं हुँ। वो आपकी इनकम से एक स्टेप पीछे रहने चाहिए। हुँ, 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 हुँ। उनका मतलब था कि अगर आप लाख रुपया कमा रहे हो तो 80,000 खर्चो, 1 करोड़ कमा रहे हो तो 80 लाख खर्चो, मतलब एक स्टेप पीछे रहना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जब भी ज़िंदगी आपको झटका देती है तो 2-3 कदम पीछे ले जाती है। बिल्कुल तो सही एक बात है। कदम आप पहले से हो, एक आधा कदम आप गए, आप उसको रिकवर कर लेते हो। राइट। लेकिन अगर आप आगे चलते हो हाँ, 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 तो हाँ। फिर आप रिकवर नहीं करते। तो बिल्कुल सही ये बात। 2 मेंटरशिप की बातें उनसे मैंने आज तक अपने बिज़नेस में अप्लाई करके रखी हैं। बहुत सुंदर बातें हैं। आपने बताया था शुरू में कि एक एंटरप्रेन्योर को पता होना चाहिए कि उसका बिज़नेस 5 साल में कहाँ होगा। तो आपने इंडिया रेंटल्स के लिए 5 साल के बाद क्या सोच रखा है? कहाँ पे लेके जाना है इसे? देखिए हमारा एक मिशन 100 है,
ओके। जिसको हम मिशन 100 कहते हैं, वो है कि 100 डिवाइसेस पर डे। अच्छा। तो 5 साल बाद हम तकरीबन चाहते हैं कि हम 100 डिवाइसेस पर डे पैन इंडिया में डिलीवरी करें। एक एंटरप्रेन्योर का हमेशा एक विजन होता है, जो उसे फॉलो करता है या उसे देखता है, उस पे काम करता है। आपका विजन क्या है? देखिए विज़न, मेरा विज़न सिर्फ ये है कि आप कहीं भी किसी से भी ट्रांजैक्ट कर रहे हो, हुँ, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो बिजनेस हो, राइट। चाहे आपके वेंडर्स हों, आपके टीम मेंबर्स हों, हाँ जी, आप जो वो दे रहे हैं उनसे ज़्यादा उनको दीजिए। वैल्यू अगर हाई आप उस दीजिए। विजन से चलेंगे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप कभी पीछे नहीं हट सकते। पीछे नहीं हट सो सकते। विजन यही है कि जिस बिजनेस में भी जाएं, हाँ, हाँ। आज मैं रेंटल कर रहा हूँ, कल सॉफ्टवेयर करूँ या कुछ भी करूँ, हुँ, उसमें जो भी मेरे को मिल रहा है, हाँ मैं जी, उससे ज़्यादा वैल्यू आगे पास ऑन करूँ, प्रोवाइड करो। अपने रिलेशन में, हाँ जी। अपने बिजनेस में, हुँ, 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 अपने टीम मेंबर्स के साथ, कहीं भी। कहीं भी। ओके, एंडिंग दिस एपिसोड, मैं चाहूँगा आप एक छोटी-सी वन लाइन एडवाइस दें अपने यंग एंटरप्रेन्योर्स को, यंग बिज़नेसमैन को जो शुरू कर रहे हैं अभी अपनी जर्नी और जो बनना चाहते हैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। देखिए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मैं यही कहूँगा कि आप सीखते रहें, हाँ। ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग। हुँ, 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 हुँ। हर जो मैंने 8 पिलर्स कहे हैं, हाँ आपको जी, बिजनेस का, एंटरप्रेन्योरशिप का हर पिलर का नॉलेज होना चाहिए। आप खुद करें ना करें, बट आपको नॉलेज जरूर होनी नॉलेज चाहिए। होना चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। हुँ, 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 हुँ। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, हाँ जी, और यही उसकी विनिंग स्ट्रीक है। इवनिंग्स ठीक है। ओके, ऑन दिस गुड नोट, लेट्स एंड दिस एपिसोड। थैंक यू सो फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।